गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और पुनः इस ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक पढ़ेंगे मराठा संघ। मराठा संघ का निर्माण किन परिस्थितियों में किया गया था, उसके लिए 1761 का पानीपत का युद्ध और उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियां उत्तरदायी थी। हम सभी जानते हैं शिवाजी महाराज द्वारा विशाल मराठा संघ विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया था, जिस मराठा जाति को शिवाजी के द्वारा संगठित किया गया था उसे मुगल बादशाह औरंगजेब भी विखंडित करने में सफल नहीं हो पाया था और वो जब तक जीवित रहा उसे निरंतर मराठों से संघर्ष करना पड़ा था और उसे फिर भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अब इसके बाद आप देखिएगा, यदि हम 1761 के पानीपत के युद्ध के परिणाम के बारे में जाने तो इतिहासकारों ने इस संबंध में अपनी अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं। जैसे इवान बेल्स जो प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि निसंदेह इस युद्ध में मराठों की निर्णायक पराजय हुई थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो इस युद्ध में विजेता था, उसने पलट करके कभी भी भारत की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करा और वह वापस अपने देश लौट गया। इसके अलावा आप देखिए, एक प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार हुए हैं, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, सर देसाई। सर देसाई का ये मानना है कि इस युद्ध में निसंदेह मराठे पराजित हुए और उन्हें जन धन की अपार क्षति का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मराठों का भाग्य जो था वो पूरी तरह से उनका विरोधी हो गया था, क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी थी मराठों की, उन्होंने बहुत जल्द अपने इस नुकसान को, अपनी इस हानि को पूरी तरह से उसकी भरपाई कर ली थी और पेशवा माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे पुनः संगठित होने लगे थे। लेकिन दुर्भाग्य शायद मराठों का पीछा नहीं छोड़ रहा था और पेशवा माधवराव प्रथम की नवंबर 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु का जो नुकसान था, जो हानि थी, वो निश्चित रूप से 1761 के पानीपत की क्षति से भी कहीं ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इस क्षति से मराठों का जो सूर्य था वो अस्तांचल में चला गया था और मराठों के भाग्य पर एक कालीमा मंडराने लगी थी। अब आप देखिए कि ये स्थिति हो रही थी कि मराठों को संगठित करने, मराठों को पुनः एक बार से खड़ा करने के लिए कोई भी नेतृत्वकर्ता सामने नहीं आ रहा था और ऐसी स्थिति में अंग्रेज जो हैं वो भी निरंतर दक्षिण भारत में अपने विस्तार के लिए लालायित हो रहे थे। स्पेशली आप देखिएगा, दक्षिण भारत का जो पश्चिमी तट है उसमें सालसेट और बसीम, उसको अंग्रेज हर हाल में अपने अधिकार में लाना चाहते थे और गुजरात को भी वो अधिकृत करना चाहते थे। अब ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, एक महत्वपूर्ण जो बात हुई मराठों के साथ वो ये थी कि मराठों को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्वकर्ता मिला जिसका नाम था बालाजी जनार्दन, जिसे नाना भाई फडणवीस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इससे पूर्व हम देखें अंग्रेजों की मराठों के प्रति नीतियां क्या थी। मैंने पहले भी आपको बताया है, दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, इनके आप नाम लिखेंगे। दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, वो 3 शक्तियां थी मराठे, हैदराबाद का निजाम और मैसूर का हैदर अली। मैसूर का हैदर अली। अब देखिए, ये तीनों शक्तियां जो थी, अंग्रेज भली बाती जानते थे कि यदि दक्षिण में मराठे, मैसूर का हैदर अली और हैदराबाद का निजाम, यदि वो तीनों एक हो गए तो अंग्रेज कभी भी
दक्षिण भारत में अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो राजनीति क्या कहती है कि कभी भी अपने विरोधियों को एक नहीं होने दिया जाए। तो अंग्रेजों की नीति का जो पहला पॉइंट था, वो पहला पॉइंट यही था कि अंग्रेज मराठों, हैदर अली और निजाम को एक नहीं होने देना चाहते थे। दूसरी बात आप देखिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, क्योंकि इस समय तक यानी बालाजी जनार्दन के नेतृत्व से पूरी स्थिति यदि हम देखें तो माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो मराठा सरदार थे वो अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हो गए थे, और इतना ही नहीं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक पैर फैलाने लगी थी। उस कंडीशन में यदि हम देखें, मराठे जो थे वो संगठित होने के स्थान पर अपने अलग अलग स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। तो जो मराठा एकता थी वो मराठा एकता अब बिखरने लगी थी। तो अंग्रेज इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, ये कोशिश की कि मराठे जो है वो अपने गृह कलेशों में या आपसी संघर्ष में उलझे रहे, और उत्तरी भारत में मराठों का जो विस्तार हो रहा था उस पर थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो जाए, और उन्हें इसमें प्रारंभिक रूप से यदि हम देखें तो काफी सफलता भी मिली। फिर तीसरे पॉइंट में आप देखिएगा, हम ये मानते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे। इस समय अंग्रेजों की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। अब दक्षिण भारत के स्पेशली आप देखिएगा जो पश्चिमी तट है उसमें सालसेट और बसीर वो मराठों के अधिकार क्षेत्र में थे। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ये समस्त क्षेत्र जो है वो उनके अधिकार में आ जाए, ताकि दक्षिण भारत में वो अपनी मजबूती बना सके। और उसी सुदृढ़ता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किए कि मराठों से डायरेक्ट संघर्ष नहीं किया जा सके। इसके लिए कुछ परिस्थितियां भी वो थी कि 18वीं सदी के मध्य तक यदि हम देखें तो अंग्रेज इस कंडीशन में नहीं थे कि वो मराठों से सीधा संघर्ष कर सके, और इसी वजह से उन्होंने मराठों के साथ युद्ध को टालने की नीति प्रारंभ में अपनाई। अब देखिए, मराठों का दुर्भाग्य, जैसा कि आपको मैंने बताया कि माधवराव प्रथम की 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और मराठों को अपने ही शत्रुओं से, अपने ही सरदारों से, मतलब जो उनके अपने लोग थे, उनके परिवारजन थे, उन्हीं के कारण अंग्रेजों से शत्रुता मोल लेनी पड़ी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आपके है रघुनाथ राव, जिसे राघोबा के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा इसको, रघुनाथ राव राघोबा। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी मराठों और अंग्रेजों को आमने सामने युद्ध के मैदान में उपस्थित करने में। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ उसकी शुरुआत के लिए जो दोषी हम मान सकते हैं वो निश्चित रूप से रघुनाथ राव या राघोबा था। अभी राघोबा कौन था? आप देखिए, जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। राघोबा जो माधवराव प्रथम का चाचा था वो स्वयं पेशवा बनना चाहता था। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे वो लोग बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो रहे थे, और राघोबा की महत्वाकांक्षाएं जो थी वो भी आसमान छूने लगी थी। तो ऐसी दशा में जब नारायण राव पेशवा बना तो राघोबा ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के साथ मिलकर के नारायण राव की हत्या करवा दी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मराठों को कोई योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पा रहा था, और राघोबा ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। इसी समय शायद मराठों का फेवर अभी भी कहीं न कहीं भाग्य कर रहा था, और बालाजी जनार्दन, लिखिएगा इसको, बालाजी जनार्दन अब देखिए, बालाजी जनार्दन जो था, आप इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, जिन्हें नाना फडणवीस के नाम से जाना जाता है। तो जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी।
नाना फडणवीस के द्वारा मराठों को संगठित करने के लिए उन्होंने एक 12 भाई संसद का निर्माण किया था। लिखिए, नाना फडणवीस द्वारा मराठों को संगठित करने के लिए 12 भाई संसद का निर्माण किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण मराठा सरदार सम्मिलित किए गए। कुछ समय पश्चात ही आप देखिएगा, जब इस 12 भाई संसद का गठन हुआ तो जो नारायण राव की पत्नी थी वो गर्भवती थी और उसने एक शिशु को जन्म दिया। बालाजी जनार्दन या नाना फडणवीस द्वारा उसे पेशवा घोषित किया गया, लेकिन समस्त शक्तियां जो थी वो उन्होंने अपने हाथों में केंद्रित की, क्योंकि जो नए पेशवा थे माधवराव द्वितीय, वो अभी शिशु अवस्था में थे। तो ऐसी स्थिति में मराठों को बिखरने से बचाने के उद्देश्य से और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से जो वास्तविक शक्तियां थी वो नाना फडणवीस ने अपने हाथों में केंद्रित रखी। अब देखिए, बात आती है मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध का सूत्रपात कैसे हुआ। तो इसमें आप लिखिएगा, सर्वप्रथम सूरत की संधि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सूरत की संधि आप इसको छोटे क्वेश्चन के रूप में आप अच्छे से तैयार भी करेगा। जितनी भी संधियां मैं आपको आज कराऊंगी या नेक्स्ट क्लास में, तो उसको थोड़ा आप और डीपली पढ़ेंगे अपने आप से भी। तो इसमें आप देखिएगा, सूरत की संधि किन किन के बीच में हुई थी। इसमें आप लिखिएगा, राघोबा और अंग्रेजों के बीच 6 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार पहली शर्त लिखिएगा इसमें, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरा लिखिएगा, राघोबा इस सहायता के बदले में अंग्रेजों को थाना, वसीम, सालसेट और जम्बूसर के प्रदेश प्रदान करेगा। तीसरा लिखिएगा, राघोबा की सुरक्षा के लिए 2500 अंग्रेज सैनिक पूना में रखे जाएंगे, जिनके खर्चे के बदले राघोबा 1/4 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेजों को देगा। नेक्स्ट, अपनी सुरक्षा के बदले में राघोबा अलग से अंग्रेजों को 6 लाख रुपए वार्षिक भी प्रदान करेगा। एंड लास्ट, यदि राघोबा पूना से कोई भी शांति समझौता करता है, तो उसमें वह अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा। अब देखिएगा, ये जो सूरत की संधि की गई थी उसे बम्बई काउंसिल के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। आपने पहले कभी पढ़ा हो, 1772 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, और इस एक्ट की शर्तों को या इस एक्ट की धाराओं को यदि हम देखें तो उसके तहत ये संधि जो थी वो वैध नहीं थी, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां जो अंग्रेजों की थी उसे बंगाल के अधीन कर दिया गया था। तो स्वाभाविक है, यदि ये दोनों प्रेसिडेंसी कोई भी शांति समझौता, कोई भी संधि यदि करते हैं, तो उसके लिए बंगाल काउंसिल की और बंगाल के गवर्नर की अनुमति लेना आवश्यक था। लेकिन यहाँ पर
बम्बई प्रेसिडेंसी द्वारा इस एक्ट की इन धाराओं की पालना नहीं की गई थी और बिना बंगाल प्रेसिडेंसी से पूछे, बिना बंगाल के गवर्नर से पूछे और बिना बंगाल काउंसिल से पूछे हुए उन्होंने मराठों के साथ या राघोबा के साथ इस संधि को कर लिया था। इसलिए इस संधि को बंगाल काउंसिल के द्वारा वैध नहीं माना गया था और ये भी आदेश दिया गया था बम्बई प्रेसिडेंसी को कि इस संधि को वह तुरंत रद्द कर दे। लेकिन इस समय आप देखिएगा जो बम्बई प्रेसिडेंसी के अधिकारी थे उनके द्वारा इस बात को, बंगाल प्रेसिडेंसी की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। अब नेक्स्ट आप लिखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। देखिए ये जो युद्ध की शुरुआत हुई वो थी आपके मई 1775 ईस्वी में और अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष के इस शुरुआत को जो दोषी माना जाता है वो निश्चित रूप से सूरत की संधि को भी माना जाता है। जब युद्ध का प्रारंभ हुआ तो आप देखिए अरास नामक स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, मराठों और अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें मराठे परास्त हुए और इस युद्ध में जो बंगाल काउंसिल थी वो किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि वो ये चाहती थी कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए, युद्ध को बंद कर दिया जाए और बार बार उन्होंने इस बात के लिए जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको सूचनाएं भी प्रेषित की लेकिन उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। अब देखिए जब युद्ध बंद करने का आदेश दिया गया बंगाल काउंसिल के द्वारा तो उन्होंने कर्नल अपटन, नाम लिखिएगा कर्नल अपटन, कर्नल अपटन जो था उसे उन्होंने पूना भेजा और युद्ध बंद करने का आदेश दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब दोनों के बीच कर्नल अपटन और पूना दरबार के बीच वार्ता चल रही थी तो दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे और इस मतभेद के कारण युद्ध जो था वो समाप्त न हो सका या बंद न हो सका। कारण क्या था? मराठे ये चाहते थे कि अंग्रेज विद्रोही राघोबा को उनके हवाले कर दें लेकिन अपटन ने राघोबा को देने से मना कर दिया था और उसकी इस मनाही ने जो युद्ध बंद होने की कगार पे था वो युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया था और मराठों ने आप देखिएगा निस्संदेह बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना भी किया और अंग्रेजों को जगह जगह शिकस्त भी देना प्रारंभ किया। लेकिन इसी समय मराठों का एक विद्रोही सरदार सदाशिव अपनी सेना सहित वहां आ पहुंचा और फिर परिणाम ये निकला कि मराठे दोनों छोर पर यानी एक छोर पर अंग्रेज थे और दूसरे छोर पर सदाशिव था तो वो दोनों के साथ एक साथ युद्ध करने की कंडीशन में नहीं थे। इसलिए उन्होंने युद्ध विराम करना ही उचित समझा और मराठों और अंग्रेजों के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई इस समय जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। नेक्स्ट आप लिखिएगा पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी। अब देखिए ये संधि किस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी कि संघर्ष चल रहा था, मराठों को विजय भी मिल रही थी लेकिन सदाशिव के आ जाने से मराठों की स्थिति जो थी वो थोड़ी दुभर हो गई थी और इसलिए उन्होंने फिर पुनः एक बार युद्ध विराम का जो रास्ता था उसको चुना। अब इस संधि के तहत आप देखिएगा क्योंकि अंग्रेज भी इस समय बार बार जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी का दबाव भी पड़ रहा था तो वो नहीं चाहते थे कि इस युद्ध को कंटिन्यू रखा जाए। तो दोनों के बीच जब ये संधि हुई तो मराठों ने सर्वप्रथम अपनी जो शर्त रखी वो थी पुरंदर की संधि की पहली शर्त, अंग्रेज राघोबा को मराठों को सौंप देंगे और उन्होंने अंग्रेजों ने शर्त रखी जो खर्च अभी तक राघोबा पर अंग्रेजों द्वारा किया गया है उस खर्च के बदले में लगभग 3,15,000 रुपए लगभग 12 लाख रुपए अंग्रेजों को वार्षिक दिए जाएंगे। नेक्स्ट इस संधि की
अगली शर्त में अंग्रेजों द्वारा मराठों को ये कहा गया कि राघोबा को 3,15,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी और सूरत की संधि जो राघोबा और अंग्रेजों के बीच होगी उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ राघोबा अपनी कोई सेना नहीं रखेगा और वह कोपर गांव में जाकर के बसेगा। और लास्ट शर्त जो थी, इस युद्ध में अंग्रेजों को जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे या युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था वो क्षेत्र अंग्रेजों के पास बने रहेंगे, उस पर मराठे कभी भी अपना दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। अब देखिए ये थी व्यवस्थाएं कि मराठों को अंग्रेजों से पुरंदर की संधि करनी पड़ी, लेकिन कुछ समय पश्चात परिस्थितियां फिर बदल गई। जो विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव था वो पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अब मराठी पुनः इस कंडीशन में थे कि वो अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दे सके और इसीलिए आप देखिएगा पुनः युद्ध का प्रारंभ करने में मराठे पीछे नहीं हट रहे थे। इसी समय आप देखिएगा एक छोटी सी घटना और घटित हुई जिसमें मराठों और अंग्रेजों के बीच जो मतभेद थे उसमें वृद्धि की। एक फ्रांसीसी राजदूत आया था, सेंट लुबिन, नाम लिखिएगा इसका, सेंट लुबिन। अब देखिए सेंट लुबिन जो फ्रांसीसी राजदूत आया था पेशवा के दरबार में पूना में, तो ऐसा माना जाता है जब लुबिन आया तो उसका मराठों ने बड़ा स्वागत किया, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजों का जो वहां पर दूत भेजा गया पूना दरबार में, उसका स्वागत उतने आतुरता के साथ नहीं किया गया। तो अंग्रेजों के मन में क्या शंका उत्पन्न होने लगी कि मराठे फ्रांसीसियों के साथ समझौता कर रहे हैं और इन फ्यूचर यदि मराठों में और अंग्रेजों में संघर्ष होता है तो निश्चित रूप से उन्हें फ्रांसीसी सहायता मिलेगी। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज यूरोप में भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो इस तरह से वो मान रहे थे कि यदि फ्रांसीसियों और मराठों के बीच संबंध स्थापित हो जाते हैं तो भविष्य में दोनों शक्तियां मिलकर के अंग्रेजों की सत्ता को, उनके साम्राज्य विस्तार को किसी भी प्रकार से चुनौती दे सकते हैं। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और ये कहा भी, मराठों के द्वारा ये कहा गया कि सेंट लुबिन के और उनके बीच में किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई है और हमने उसे वापस भेज भी दिया है। लेकिन अंग्रेज इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्हें दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद आप देखिएगा जब संघर्ष चला तो बंबई सरकार ने कर्नल एगटस, लिखिएगा इसको, कर्नल एगटस के नेतृत्व में एक सेना भेजी। अब देखिए जो प्रारंभिक सैनिक टुकड़ी थी कर्नल एगटस के नेतृत्व में जो गई, इसको सफलता नहीं मिली। अतः बंबई सरकार ने पुनः कर्नल कॉकबर्ग के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी भेजी। दूसरी ओर मल्हारराव होलकर और महादजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर और महादजी सिंधिया जो थे वो मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब आप देखिए अंग्रेजों की प्रगति जो थी वो बढ़ती आ रही थी और पूना से 18 मील की दूरी पर तेलगांव नामक स्थान पर, तेलगांव नामक स्थान पर अंग्रेज निरंतर आगे बढ़ते आ रहे थे। अंग्रेजों ने अपने गोला बारूद को फिर आग लगा करके पीछे हटना प्रारंभ कर दिया था और दोनों के बीच भीषण युद्ध जो था वो चल रहा था और इस भीषण युद्ध में अंग्रेज परास्त हुए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता आता है जो अंग्रेजों की यदि हम इनिशियल हिस्ट्री में देखें तो शायद ऐसा अपमानजनक समझौता हमें पुनः देखने को नहीं मिलता। लिखिएगा बड़गांव समझौता, बड़गांव समझौता। अब देखिए इस समझौते के बाद अंग्रेजों को
कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और उन्हें लगने लगा कि मराठी उन पर भारी पड़ रहे, तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ 29 जनवरी 1779 को, 29 जनवरी 1779। अब देखिए ये जब समझौता हुआ, इस समझौते की जो शर्तें थी वो निसंदेह काफी अपमानजनक थी अंग्रेजों की दृष्टि से यदि देखी जाए। इसमें पहला पॉइंट था, अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे और अभी तक जितने मराठा प्रदेशों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया युद्ध के दौरान वो उन्हें वापस लौटा देंगे। और जब तक अंग्रेज अपनी इन दोनों शर्तों को, यानी राघोबा को मराठों के हवाले करने और जो प्रदेश उन्होंने विजित किए उनको पुनः ना लौटा दे, तब तक दो अंग्रेज अधिकारी मराठों के पास बंधक के रूप में रहेंगे। अब ये समझौता हो गया, स्वाभाविक है अंग्रेजों के लिए ये समझौते की शर्तें जो थी निसंदेह अपमानजनक थी। आप देखिएगा इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने स्वयं ये कहा था कि जब जब मैं बड़गांव समझौते की शर्तों को पढ़ता हूँ तो मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इस अपमान को हेस्टिंग्स नहीं भूल पाया था और उसने ये कहा था, उसने पुनः अपनी सेना को आगे बढ़ने के एक नए तरीके के साथ अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया था। और कुछ समय बाद ही आप देखिएगा हेस्टिंग्स के द्वारा सेनाएं भेजी गई जिसका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल पोफम और कर्नल गोडार्ड भी आप इसे लिख सकते हैं, पोफम और कर्नल गोडार्ड। और इसके बाद आप देखिएगा अंग्रेज जो थे वो निरंतर आगे बढ़ते रहे और उन्हें मराठों के विरुद्ध काफी सफलताएं प्राप्त हुई। इसमें आप लिखिएगा सिप्री नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने प्रमुख मराठा सरदार महादजी सिंधिया को परास्त कर दिया। अब देखिए जब महादजी सिंधिया परास्त हुआ तो उसने अंग्रेजों से संधि कर ली और 1781 में, अक्टूबर 1781 में इस संधि के बाद महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को ये आश्वासन दिया कि वह मराठों और अंग्रेजों के बीच संधि कराने में मुख्य भूमिका निभाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग सालबाई की संधि को पढ़ेंगे और आप तब तक प्रयास ही करिए ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी कॉन्टेक्स्ट में आपके और स्टूडेंट्स हैं उनको निरंतर हर सब्जेक्ट जो उनके पास है उनकी क्लासेस प्रॉपरली एंड रेगुलरली डेली क्लासेस हो रहे हैं। अभी लॉकडाउन के चक्कर में हो सकता है आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल ना हो पाए और उसके बाद सारी क्लासेस फिर से आप इनमें देख सकते हैं। अभी जो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं आप उनकी पढ़ाई करिए और बार बार कहूंगी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग लाभ उठाएं क्योंकि हम कोई नहीं जानता कि अभी कब तक हमें इस तरह से ही पढ़ना और पढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।